अब इसका FZ 347 ना। इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है, विलयन की मोलरता निकाले हो सब लोग, कितना आया है? 0.278 सबका हो गया है ना। चलो ठीक है, इसको बताने की जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि देखो इसमें क्या है, इसमें क्या दिया था 5 ग्राम NaOH ना, और क्या 450 ml क्या रहेगा विलयन, तो V बराबर दिया है 450 ml ना, और ये W दिया है, बोलो W बराबर इतना है, तो क्या है मोलरता, मोलरता M बराबर क्या होता है, या वैसे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मोलरता बराबर क्या होता है, विलय का मोल, विलय का मोल निकालने के लिए W में भाग कर दो इसके अनुभार से, कितना होता है 40 ना, 40 से भाग कर दो तो 5 एकम 5 5 8 40 1/8 आएगा ना, तो यानी कि 1 इंटू कितना हो जाएगा 1000/8, ये गुणे कितना हो जाएगा 450, यही आएगा ना, 1 0 से 1 0 कट गया, और 5 दूनी 10 5 9 45, तो 20/72 सॉल्व करोगे कितना आया था, कितना आया था, चलो सही है, ये आएगा ठीक। तो क्या होती है मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, या फिर विलय के मोल गुणे 1000 बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। अब विलयन का मोल न दिया हो, ग्राम में अगर दिया हो तो ग्राम को पहले उसी के अनुभार से भाग कर दो, तो क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा, ठीक है। ये सब लोग निकाल लोगे ना, इसको गलती होगी नहीं इसमें। इसके आगे है अगला, ये खा वाला क्या है K3, उसके बाद CO C2O4 का होल थ्राइस, कह रहा है इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है। इसका देखो क्या करोगे, इसका हो गया +3 ना, इसको मान लो x, ये हो जाता है -2 होता है ना। देखो क्या ऑक्सलेट कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट, द्विदंती लिगेंड है ना, ये द्विदंती लिगेंड है, और चार्ज क्या होता है -2। स्ट्रक्चर ऐसे होता है ना, C डबल बॉन्ड O CO नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे O नेगेटिव चार्ज, ठीक। ये द्विदंती, यही किसी क्या बोलते हैं ऑक्सलेट, C2O4 -2 चार्ज, तो 3 2 कितना हो जाएगा -6 बराबर 0, तो x बराबर 6 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, x बराबर क्या आ जाएगा +3, यही आया था सबका, बोलो। चलो, ऐसा संक्रमण तत्व बताइए जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। तो पहला स्कैंडियम हो सकता है, क्यों, स्कैंडियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 21, आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, और यस वाला स्टेबल होता है, तो थोड़ा सा उसकी ऑक्सीकरण संख्या एक ही होती है शायद ना, किसी के पास टेबल है 3 होती है, +3 होती है ना, केवल एक ही ऑक्सीजन संख्या होती है ना +3 ना। स्कैंडियम की क्या होती है +3, किसी के पास है ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टेबल, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टेबल है किसी के पास, बोलो हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टेबल है D ब्लॉक का, 3D सीरीज, बोलो। चलो पता है, याद है कि नहीं, लो एक बार रिवीजन करवा देना इसे, लो ये है, इसको देखो एक बार ध्यान से समझ लो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, यही है। इसका होता है कितना +3, ओनली +3 ना, इसका होता है 2 3 4, क्या होता है 2 3 4, इसका हो जाएगा 2 3 4 5, 4 होते हैं ना, और इसमें 6 जाएगा, 2 3 4 5 6, ये 7 तक जाता है, 2 3 4 5 6 7, ये कम हो जाएगा कितना, फिर से 2 3 4, इसमें भी 2 3 4, 2 3 4, ये कभी कभी इसको भी वो भी चाहो बढ़ा सकते हो 5 तक, वैसे 5 6 तक भी कभी कभी बन जाता है, 5 बना लेता है। इसमें भले नहीं, इसमें नहीं दिया है लेकिन रहता है। और देख लेना
किसी पास हो तो चलो भी चेक कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इसमें भी क्या होता है 2 3 4, इसका +1 +2, इसका ओनली +2, यही है ना। लो पकड़ो, एक ही याद रखो सब इसी जैसे, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक। जैसे Fe का जब चेक करिए, Fe क्या होता है 4s2 ना, 4s2 और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, बोलो 3d में कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब ऑक्सीजन स्टेट देखो क्या हो सकती है। ये बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन तो निकले हैं कि निकले, मतलब +2 बनाएगा। अगर ये बाहर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए +2 बनाया, एक और निकाल दिए क्या बन गया +3 बन गया ना, एक और निकाल दोगे तो 4, एक और निकाल दोगे तो 5, मतलब देखो। अच्छा रुको, इसमें है 2 है 2 3 है 4 है, तो इसमें ये देखो इसमें ना थोड़ा सा वैसे लिखा ढंग से नहीं है मेरे हिसाब से, इसमें और भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। ये 4 के अलावा ये 5 वगैरह बना सकता है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 2 था ना, तो 2 देखो ये था, ये यही था, ठीक। पहला 2 निकलेगा तो ये 2 बनेगा, एक और यहाँ से निकालोगे तो ये 3 बनेगा। अब 3 के बाद ये ना, ये देखो स्टेबल है ना। 4 देखो 4 वाला उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, लेकिन अगर 4 बन गया है तो 5 बनने में क्या दिक्कत है, तो 5 तक वो जा ही सकता है। हाँ 6 वगैरह बनाने में क्यों, क्योंकि चार्ज जब ज़्यादा हो जाएगा तो त्रिज्या छोटी हो जाएगी तो फोर्स ज़्यादा लगने लगेगा, तो बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जाता, ठीक है ना। तो इसमें शायद 5 होता है, उसमें लिखे नहीं, बात चेक कर लेना और किसी के पास अगर हो तो, ठीक है ना। 5 6 तक शायद जाता है मेरे हिसाब से। तो मैं इसमें वो क्या चीज़ है मेन आइडिया, वैसे ये भी शायद 5 बनाता है मेरे हिसाब से। कोबाल्ट जो है 27 होता है, 1 2 3 यहाँ तक पहले 2 निकला, ठीक, फिर ये 3, फिर ये 4, 5 वाला थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है ना, तो 5 वाला हो सकता है स्टेबल ना हो, ठीक। 5 वाला स्टेबल रहेगा, मतलब ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल नहीं होगा, तो ये ठीक है। इसमें मेन चीज़ क्या रखना, पहले बढ़ता है फिर धीरे धीरे घटने लगता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 2 चीज़, जिंक का एक ही होता है +2 और स्कैंडियम का एक ही होता है +3, इन दोनों को याद रखना। आगे वाला हमेशा +3 बनाता है और पीछे वाला +2 बनाता है, ठीक। ये पीछे वाला तो आसान होता है, पीछे वाला क्या करता है केवल S का 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, बाकी अंदर का पूरा उसका भरा रहता है, ठीक। और स्कैंडियम क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी दे देता है और D का एक वो भी दे देता है, एक ही रहता है ना D इसके पास, ये भी दे देता है, ठीक है ना। अब इसमें एक और एक्सेप्शन है, कॉपर। देखो ये +1, इसमें एक ऐसा है जो क्या दिखाता है +1। अब मेन क्या है, सबके पास ऐसा क्या जो सबके पास है +2, लगभग सबके पास +2 होता है। ये भी वैसे +2 मेरे साथ बना सकता है, ठीक, लेकिन 3 वाला ज़्यादा स्टेबल मानते हैं, लेकिन +2 भी बना सकता है। तो एक याद रखो, क्या इसमें ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जो ज़्यादातर है, मतलब मेन वो क्या है +2, तो +2 मतलब हमेशा ज़्यादातर सबके पास +2 देखो रहे। कॉपर के पास केवल +1, यही याद रखना कि +1 अगर किसी के पास पॉसिबल है, स्टेबल है, तो किसके पास, कॉपर के पास, ठीक है। क्यों, क्योंकि याद करो कन्फिग्रेशन क्या लिखते हो इसका, D10 ना, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, देखो यही है, इसीलिए क्या बनाता है +1 इसका स्टेबल होता है। फिर +2 +3 तो आगे मतलब +2 तक बहुत आगे नहीं जाता, ठीक है ना। तो याद रखो +1 इस वजह से है, +2 इस वजह से है, और 3 का रीजन जानते हो, तो यही एक्सेप्शन वाले याद रखो, ठीक है। और एक याद रखो, क्या सबसे ज़्यादा कौन दिखाता है, Mn, ये भी याद रखो, बहुत बार आया है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कौन है जो दिखाता है। इसी वजह से कौन Mn और क्रोमियम, इसी वजह से पता है इनकी ऑक्सीकरण करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। अभी अगर कहीं ऑक्सीकरण कराना हो किसी का, तो वहाँ पे देखो क्या लेते हो, क्रोमियम Mn तो लेते हो ज़्यादातर ना। कैसे, अगर ऑक्सीकारक की बात करो, सबसे अच्छा ऑक्सीकारक बताओ, किसी ऑक्सीकारक नाम बताओ। हाँ देखो K2Cr2O7, Na2Cr2O7, CrO3, Mn वाला देखो KMnO4। और कभी मेटल वाले जल्दी मिलते हैं, कहीं पर नहीं मिलेंगे। और कहीं ऑक्सीकारक के मामले में अगर देखोगे तो ये क्रोमियम और Mn क्या रहता है, हमेशा आगे रहता है ना, और बाकी सब नहीं दिखते। बाकी सब कहीं दिखते हैं क्या, नहीं दिखते, नॉर्मली यही दोनों दिखते हैं। क्यों, इसी वजह से, क्योंकि इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, समझ आए। और जो ऑक्सीकृत जल्दी हो जाएगा वो अच्छा क्या होता है, अपचायक की तरह काम भी करता है, ठीक है ना। क्या करता है, अपचायक, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था को अपने बदल सकता है, ये ढेर सारे बना सकता है, +1 मतलब 2 3 4 5 6 7 तक ऐसे बना सकता है, समझ आए नहीं आया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अभी देखोगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बस यही याद रखना है मेन चीज़ें कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या वाला क्रोमियम मैग्नीज, +1 कौन बनाता है, कॉपर। जिंक क्या बनाता है, केवल +2। स्कैंडियम क्या बनाता है, केवल +3। बाकी नॉर्मल पहले बढ़ता है mn तक, फिर घटना शुरू कर देगा, वहाँ 2 हो जाएगा, 3 से बढ़ेगा और वहाँ 2 हो जाएगा। ठीक, इतना याद रहेगा ना, तो याद रखना सारी चीज़ें ना इसी से निकलती हैं, डी ब्लॉक से रिलेटेड। चलो उसके बाद तो इसका एक आंसर कौन सा होगा, ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण संख्या नहीं, परिवर्तनीय कौन नहीं दिखाता, 2, जिंक और स्कैंडियम। स्कैंडियम जिंक का ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तनीय नहीं होता, मतलब एक ही होता है, इसका 3 उसका 2। ठीक, बताओ इसमें ऑप्शन में क्या है, स्कैंडियम है तो ये लगा दो, जिंक होता तो जिंक हो जाता। ठीक, और दोनों रहे तो केवल जिंक बनाना, स्कैंडियम में छोड़ देना। मान लो कभी दोनों ऑप्शन में आ गए, स्कैंडियम में जिंक बताओ तो जिंक, ठीक है ना, ये क्योंकि स्टेबिलिटी से ज़्यादा होती है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद डी क्या होता है, उसका पूरा अंदर वाला सेल पूरा फिल्ड होता है। ठीक है ना, समझ आया नहीं आया? ये तो मान लो चलो ये तो +1 +2 भी बना सकता है, +2 भी ये शो कर सकता है, लेकिन ये केवल +2 शो करेगा। प्लस जैसे 2 3 है तो केवल 2 ही दिखाएगा, वो 3 बहुत मुश्किल से नहीं, वो बहुत मुश्किल होगा बनाना इसमें। चलो उसके बाद कह रहा है यौगिक जिसमें क्षारीय प्रबल सबसे अधिक है, मतलब सबसे ज़्यादा क्षारीय है। देखो इसको अभी लास्ट में पढ़ाए थे ना, किसमें, हाँ एमीन वाले कंपाउंड में ना, याद करो। इसमें देखो पहला क्या है, CH3NH ये सेकेंडरी है ना। उसके बाद देखो प्राइमरी है CH3NH2। उसके बाद क्या है CH3N, उसके बाद ऊपर CH3, नीचे CH3, और एक और है NH3। कह रहा कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। तो इसमें देखो, इसमें ना 2 चीज़ें बताए थे, गैस अवस्था में ना, इसकी देखो गैस अवस्था में इसका जो ऑर्डर होता है वो अलग होता है, और लिक्विड अवस्था में अलग होता है, बताए थे ना इसको। बोलो, गैस अवस्था में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन, टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, लास्ट में ये वाला। तो सबसे ज़्यादा प्रबल कौन सा होगा, ये वाला, क्षारीय के मामले में। सब क्यों होगा क्षारीय, क्योंकि इसके ऊपर जो लोन पेयर रहता है ये प्लस आई काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, एन पे बढ़ाता है। तो जो लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर अगर इतना बड़ा है तो इसके पास थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि ये भी दे रहा है प्लस आई से, इसके बाद तो और बड़ा हो जाएगा, क्यों, 2 लोग दे रहे हैं प्लस आई, और इसके पास तो ये तो पूरा वॉलीबॉल हो जाएगा। ठीक है ना, 3 लोग क्या दे रहे हैं, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन। समझ आई नहीं आया? लेकिन यही अगर कह दे लिक्विड अवस्था में बताओ, अगर द्रव अवस्था में हो तो वहाँ पे ये वाला सबसे ज़्यादा होगा, फिर शायद मेरे हिसाब से, यार मुझे याद नहीं है, ये या दोनों में से कोई है शायद, ये वाला है क्या, ये शायद तीसरे नंबर रहता है, और लास्ट में यही था ना द्रव अवस्था में। देख लेना इसको, तो कौन सा होगा इसमें, बोलो सबसे क्षारीय कौन सा है, पहला ऑप्शन। ठीक है, यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है ऐसा कौन सा यौगिक है जो डाइसैकेराइड नहीं है। तो सुक्रोज, लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज। सुक्रोज क्या है, हाँ सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये तीनों डाइसैकेराइड है। केवल सेलुलोज क्या है, पॉलीसैकेराइड। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक की पहचान टॉलिन अभिकर्मक से होती है। तो टॉलिन अभिकर्मक से एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है ना, तो एल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। ठीक है ना, 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 450 ग्राम जल में मिलाया गया, निम्नलिखित की गणना कीजिए। विलयन के हिमांक में अवनमन कितना होगा, विलयन का हिमांक इसको किया हो, आंसर आया है इसमें, बोलो। लेकिन ये देखो सवाल ऐसे नहीं आएगी। पहली चीज़ तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको शायद करवाए थे ना, इसको करवाए हैं, एक दिन करवाए थे, मुझे याद आ रहा है अभी। तो उसमें देखो क्या था, एक जो हिमांक उन्नयन स्थिरांक होता है वो लेना पड़ेगा ना, इसमें दिया नहीं था। ठीक है, तो थोड़ा इस सवाल की समझ लो कमी है, इसको करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दे रहे, कैसे करेगा कोई, और याद नहीं कर सकते ना सबका। तो चलो क्वथनांक तो ठीक है, 0 पॉइंट कितना होता है 52, लेकिन हिमांक कितना होता है 1.86, उसको याद रखो।
ठीक है ना, 2 तभी ये करवा दिए ना इसको, बोलो बताओ। देखो ये का ना 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है, 450 ग्राम जल में घोला गया है। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन क्या होता है, डेल्टा TF बराबर 1000 kb/kf, छोटा W बटे स्मॉल m बड़ा W, यही है ना। क्या क्या दिया है, ये चेंज, ये तो दिया नहीं, ये निकालना है ना, यही निकालना है 1000, ठीक है, इसको रख दो ऐसे। और क्या है, KF की वैल्यू, अब ये देखो यही इसमें थोड़ा सा समझ लो इसमें मिस्टेक है, इसको देना चाहिए था, ठीक है। चलो कितना होता है वे 1.86 और W कितना है, छोटा W 30 ग्राम, स्मॉल m कितना है, एथिलीन ग्लाइकॉल का निकाल लो, कितना हो जाएगा 46 और ये है कितना W 450, यही है ना। तो ये सॉल्व कर लो, आंसर कितना आया था, कितना आया था आंसर 2, ये चीज़ पक्का 2 ही आया था, कंफर्म कर लो, चेक करो इसको, मुझे तो डाउट लग रहा है इस पर। चलो इसको हम इससे ख़त्म कर दिए, ये 2 0 ख़त्म हो गया, ये हो गया ऐसे, यहाँ 46, इससे सब इसको सॉल्व करो, इसका 3 भी है, इसको ख़त्म करो, 15 हो गया। 1860 बटे 46 गुणे 5, इसको गुणा कर दो, 15 छक्का 90, 15 चौका 60, 690, हाँ पक्का नहीं, 2 तो नहीं आएगा यार, क्योंकि नीचे देखो सीट हो गया 12 दूनी 24, 24 6 30 और 32 62 आएगा यार, गलत कर दी। ऐसे करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 62 कर दे रहे हैं, तो ये फिर गड़बड़ हो गया फिर नहीं, तो 1860 ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 90 90 3 93, इतना आएगा, 0 0 काट दो, ये करना, हाँ ठीक है, 2 ही आएगा 2, मतलब 2 क्या 2 डिग्री सेल्सियस अवनमन हुआ है। तो अब उत्तर क्या होगा, चलो ये पहला हो गया। दूसरा कह रहा है विलयन का हिमांक बताओ ना, चलो इधर देखो, समझ आया नहीं आया, तो ये हो गया हिमांक का अवनमन, फिर कह रहा है विलयन का क्या जी, ये इसका अनुभार है ना, एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 का अनुभार है, ठीक है ना, बस इसका अनुभार है C2H6O2, निकाल लो ना, कार्बन 12 होता है, 12 दूनी 24, 24 6 30 और 30 में क्या करो 32 जोड़ दो। चलो उसके बाद अब देखो इसमें एक चीज़ और पूछा है, 2 विलयन का हिमांक बताओ। तो पानी जब रहता है तो उसका हिमांक कितना होता है, पानी का 273 नहीं 0 डिग्री सेल्सियस ना, हाँ 273 होता है ना, 273 कुछ होता है, अगर सही देखो ना, मान लो चलो 273, तो 273 में से क्या करो, अब हिमांक घटता है ना, तो 273 में से ये 2 घटा दो, वही क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ आई नहीं आया, ठीक है ना। विलयन का जो भी आता है वो कम ही रहता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना हिमांक, तो 0 डिग्री में क्या करो 2 जोड़ दो, लेकिन 0 डिग्री में वैसे केल्विन बदलो, ठीक रहेगा, ठीक है। केल्विन में आंसर दिए, कितना दिया आंसर, 273 हाँ 273 में 2 घटा, सही है। वो जो लिखे थे ना 273 नहीं होता, दशमलव में कुछ होता है, वही जो 15 जो भी आएगा, ठीक कुछ, ठीक है ना, कि सही वैल्यू कुछ और होती है ना। चलो हो गया।
कह रहा निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। मोल अंश, मोल अंश जानते हो, ठीक है। विलयन में क्या, विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या तथा विलेय विलायक के दोनों की मोलों की संख्या का अनुपात को क्या बोलते हैं, मोल अंश कहते हैं। मोल अलता जानते हो, 1000 ग्राम जल में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, मोल अलता कहलाती है। चलो अगली हेडिंग क्या है, लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, इसको समझाए ही थे, ठीक है। हम बाएं से दाएं जब चलते हैं, कहाँ से, सीरियम से लेकर के ल्यूटेटिनम तक ना, तो उसकी कंटिन्यू क्या होती है, साइज घटती जाती है ना, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, एफ का कम लगता है, डिफ्यूज होता है वो, इस वजह से साइज घटती है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लेंथेनाइड संकुचन, ठीक। इसके बारे में पढ़ लेना, थ्योरी है ये। चलो उसके बाद देखो क्या है, Fe(NH3) का होल ट्वाइस Cn का 4 माइनस ज्यामिति समावयता। देखो अभी कल इसको पढ़ाए थे ना, इसकी अब देखो ज्यामिति बताना है। ज्यामिति में क्या होना आता है, सिस ट्रांस, ठीक है। तो यही दो होगा सिस ट्रांस। लेकिन एक चीज़ ये भी है, सुनो पहले ध्यान से समझना। अब इसकी समावयवी संरचना बनाइए कह रहा है ना, ये पता है सिस ट्रांस कब होगा, जब इसकी क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, अगर इस क्या मिलेगा DsP2 मिलेगा तब। क्योंकि देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, नहीं यार, अच्छा 6 है, सही कह रहे हो। इसमें 4 अंदर रखा है, 6 है, तो 6 है तो ठीक है, फिर तो सिंपल सा, तो फिर वही होगा, सिस ट्रांस ही होगा। क्योंकि जब अगर देखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता, मान लो 4 होता, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होता तो यहाँ पे 2 संभावनाएं थी ना, एक sp3, एक dsp2। अगर sp3 होता तो इसमें तो होता ही नहीं है, इसमें होगा क्या, नहीं होगा, इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, dsp2 में होता है। तो पहले चेक करना पड़ता है dsp2 है कि sp3 है। sp3 है तो हम बोलते हैं इसके 0 बनेंगे, ठीक है ना। अगर dsp2 होता तो एक्सिस बनाते, एक ट्रांस बनाते। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या बनेगा, सिस ट्रांस बना दो, बन जाएगा ना। CN एक साइड एक बार लगा दो, एक बार CN क्या करो अलग साइड लगा दो, ठीक है ना। अभी कल ही बताया था ना, एक सेम ऐसे ही किया होना इसको। चलो आगे देखो, आगे है CH3, CH2, CH2, CH3 के मुक्त मूलक क्लोरीनन से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समावयवों को पहचानिए। कह रहा है CH3, CH2, CH2 के मुक्त मूलक क्लोरीनन, मतलब ये हैलोजनीकरण है। चलो देखो इसको, देखो हैलोजनीकरण कराना है ना इसमें, तो हैलोजनीकरण देखो क्या है, CH3, CH2, CH2, CH3। तो अगर इसका क्या कर दें हैलोजनीकरण, किसमें, सनलाइट में, ठीक। तो अब देखो एक चीज़ ध्यान से, इसमें देखो, इसमें वैसे दो तरह की चीज़ें बनेंगी। देखो कब, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl ना, क्या बन जाएगा, CH3, CH2, CH2, CH2 क्या लग जाएगा, Cl। तो जैसे यहाँ से निकले वैसे यहाँ से निकल सकता है, बोलो, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है ना, समझ आया नहीं आया। वैसे अगर यहाँ से निकलेगा तो ये बनता, यहाँ पे होगा Cl, यहाँ पे रहेगा CH3। अगर यहाँ से निकलेगा तो B बनेगा, और यहाँ से निकलेगा तो ये बनेगा। मतलब इसमें 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक ये वाला, एक ये वाला। अब बता दो, अगर इसमें पूछता मेजर बताओ, मेजर कौन सा है, पहला कि दूसरा, पहला मेजर है दूसरा, नहीं, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है। ये सेकेंडरी है, ये क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये मेजर होगा, ये माइनर होगा, तो ये 2 बनेंगे इसके। समझ आया नहीं आया है, बोलो। अगर इसका हम हैलोजनीकरण करा दें सनलाइट में, तो यहाँ से भी क्या होता है, HCl निकल के यहाँ पे पहले कार्बन पे भी क्लोरो जुड़ सकता है, और ये दूसरे कार्बन पे भी जुड़ सकता है। तो 2 तरह के प्रोडक्ट्स में बनेंगे, ये मेजर होगा, ये माइनर होगा, ठीक है। तो ये 2 बना के लिखने थे। अभी बोला है मोनोक्लोरो, मतलब एक ही Cl होना चाहिए, ठीक। तो 2 बनेंगे, दोनों के नाम लिख सकते हो। पहले का नाम बताओ, 1 क्लोरोब्यूटेन, दूसरे का 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक। चलो सही है।
देखो ये क्वेश्चन आ गया, अभी एक दिन इसको बहुत अच्छे समझाए थे। फिनॉल जो है अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है। बताए थे ना, एथेनॉल जब हाइड्रोजन लेते हैं तो चिल्लाने लगता है, समझ आया नहीं आया? लेकिन फिनॉल जो है अगर हाइड्रोजन चला भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिनॉक्साइड बहुत स्टेबल होता है। और वजह क्या है? रेजोनेंस, ठीक है ना, अनुनाद की वजह से स्टेबल हो जाता है। समझाए थे ना इसको बहुत अच्छे से, इसको याद रखना, ठीक है ना। अलग वहाँ देखो कुछ और पूछा था, यहाँ पे कंपेयर किया है ना, ठीक। चलो निम्न, हाँ एथेनॉल वाला, अरे यार ऐसे लिख लो ना कि एथेनॉल जो है अगर एक हाइड्रोजन त्यागेगा तो बनेगा क्या बनेगा? एथॉक्साइड। एथॉक्साइड स्टेबल नहीं होता। लेकिन फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में जब H+ निकलता है फिनॉक्साइड बनाता है, और फिनॉक्साइड में क्या होता है? अनुनाद, जिसकी वजह से वो स्टेबल है। तो फिनॉक्साइड जो है वो स्थायी है, इसलिए वो अम्लीय है, जबकि दूसरा क्या है? एथॉक्साइड। एथॉक्साइड जो है वो क्या होता है? स्टेबल नहीं होता, इसलिए H+ नहीं देता है वो, इसलिए अम्लीय नहीं है। समझ नहीं आया? सिंपल से देखो यही है, इधर देखो CH3 CH2 OH है ना, तो यहाँ से ऐसे क्या करो? -H+ कर दो, ठीक है। H+ जब करोगे तो क्या बनाएगा? ये CH3 CH2O नेगेटिव चार्ज। बेंजीन वाला देख लो, फिनॉल, ये है फिनॉल, इसमें से क्या निकाल दो? H+, तो क्या बनाएगा ये इसको ऐसे कर दें, ये क्या है? अस्थाई है। क्या होता है? ये अस्थाई होता है। लेकिन ये वाला क्या होता है? अस्थाई होता है, ठीक है। मतलब ये संतुष्ट है H+ दे करके, ठीक है ना, इसलिए अम्लीय है। वो देगा नहीं, क्योंकि अगर वो दे देगा तो अस्थाई नहीं हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। समझ आई नहीं आया? इसको अच्छे से लिख देना है ऐसे लैंग्वेज में, ठीक है ना, इसको बना देना है ऐसे। चलो निम्नलिखित में विभेद कीजिए, यही पढ़ाना बाकी है। चलो इसको देखो, कल या परसों इसको पढ़ा देंगे। विभेद कैसे करते हैं ना, विभेद मतलब वही है परीक्षण। क्या है? परीक्षण। तो पहला क्या है? एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, ठीक है। एसिटल्डिहाइड कौन सा परीक्षण कराओगे? आयोडोफॉर्म परीक्षण ना। देखो कैसे, चलो इधर देखो, इसको वैसे लिखवाएंगे तुम लोग। एसिटल नहीं यार, एसिटल्डिहाइड तो दोनों देते हैं, बिल्कुल। देखो एसिटल्डिहाइड यही है, CH3 CHO, ये भी हेलो फॉर्म रिएक्शन देता है। और अगर एसीटोन की बात करें, CH3 CO CH3, ये भी देता है। ये हाँ इसका करा दो, फेहलिंग विलयन या टॉलेन अभिकर्मक। वो क्या करता है? अगर एल्डिहाइड, हाँ एल्डिहाइड का कौन सा प्रेसिपिटेट बनाएगा? फेहलिंग विलयन, रेड PPT ना। लेकिन कीटोन के साथ नहीं बनाता। कीटोन ऑक्सीडाइज होगा? नहीं होगा, या ऑक्सीडाइज हो जाएगा। समझ में नहीं आया? तो 2 टेस्ट लिख सकते हो, चाहे फेहलिंग विलयन का, चाहे टॉलेन अभिकर्मक। समझ आई नहीं आया? कर सकते हो ना इसको, वैसे इसको पढ़ाना है अभी तुम लोगों को। उसके बाद है एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन। एसिटोफिनोन बेंजो, इसमें कर सकते हो आयोडीन टेस्ट। देखो यही है एसिटोफिनोन। क्या है? ये है एसिटोफिनोन। क्या है? एसिटोफिनोन। और ये है बेंजोफिनोन। जब दोनों क्या हो? बेंजीन हो, उसे क्या बोलते हैं? पहली बात तो अगर ऐसे आज चीज़ें आ जाएंगी ना, इनके सूत्र नाम याद रखो, नहीं तो पता लगा पहचान ही ना पाओ। अब जिसको पता ही नहीं होगा कि बेंजोफिनोन का सूत्र क्या होता है, एसिटोफिनोन सूत्र क्या होता है, तो उसको तो नहीं कर पाएगा, फिर वो तो गलत भी नहीं कर सकता। फिर अब सूत्र पता रहेगा तो कम से कम गलत तो कुछ तो लिख दोगे, ठीक है ना। तो अब देखो इसके पास CH3 है ना, और जिसके पास फंक्शनल ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होते हैं ना, वो क्या देता है? आयोडीन टेस्ट। इसका रिएक्शन करा सकते हैं, कौन सा? आयोडोफॉर्म, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास CH3 नहीं है। समझ आई नहीं आया? ठीक है ना। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म से पता भी चलेगा, और बाकी इस पर कोई टेस्ट काम नहीं करता, देखना पड़ेगा। वैसे ज़्यादातर पॉपुलर जो है आयोडोफॉर्म, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर। इसको लिख लोगे? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर, इसको लिख के आना। चलो ठीक है, इसको इतना यहाँ तक करके आना। आगे भी आगे देख लो, ये सब कर लेना, इजी है। विलयन को परिभाषित कीजिए। विलयन परिभाषा जानते हो? किसी विलयन के सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त करते हैं? देखो
कितने प्रकार से, W/W, W/V, V/V, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये सब होते हैं। मोल प्रभाज, तो ढेर सारे तरीके हैं, ठीक है ना, ये सब लिखना पड़ेगा। और किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा, ये भी लिख लोगे। चालकता क्या है? कोई भी विद्युत अपघट्य की किसी भी विद्युत अपघट्य की विद्युत प्रवाहित करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? चालकता कहते हैं, ठीक। अब मोलर चालकता होती है या एक मोल के लिए, कोई एक मोल, मतलब एक मोल का कोई विद्युत अपघट्य, ठीक है ना, जितनी क्या करता है, विद्युत को प्रवाहित करता है, उसको क्या कहलाएगा? मोलर चालकता होगी। सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना, अगर सांद्रता बदलेगी तो मोलरता भी क्या होती है, ये चालकता क्या होती है? बदलती है। क्यों? क्योंकि देखो सांद्रता अगर बढ़ाओगे तो आयनों की संख्या बढ़ेगी, जब आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकता ही बढ़ेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा आयन उतनी ज़्यादा चालकता होगी, ठीक है। और ये सवाल भी कर लेना, ठीक है, कर लोगे ना ये सवाल, यहाँ तक करके आना, बाकी हम समझाएंगे। बाकी तो अभी डी हाँ 4 तक करके आना, ग तक, घ वाला भी कर सकते हो, वो अभी जो पढ़ाए उसी से हो जाएगा, ठीक लो।